हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और आज आपका 7th स्टैंडर्ड का लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th चैप्टर विच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका पार्ट 2 है मैथमेटिक्स का, जिसका ये पहला चैप्टर है। मतलब वैसे तो ये 9th चैप्टर है लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको शुरू करने से पहले प्रोपोर्शन इस शब्द का मतलब समझिए। किसका मतलब? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। अब ये रेशो क्या है? रेशो शब्द के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है जिसका नाम है ए, ठीक है, और एक लड़का है बी। इस लड़के ने, ए ने बी को कहा कि मेरे पास जितने भी पेन्स होंगे, पेन, जितना भी पेन मेरे पास होगा उसका हाफ पेन मैं तुझे दे दूंगा। इसने क्या कहा? मेरे पास जितना भी पेन होगा उसका हाफ पेन मैं तुझे दे दूंगा। ए ने बोला बी को, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के पास 4 पेन्स हैं तो वो बी को कितना देगा? 2 पेन दे देगा, क्योंकि उसने बोल रखा है मैं कितना पेन दूंगा? हाफ पेन दूंगा। हाफ मतलब 1/2 बराबर। अगर उसके पास 6 पेन है तो वो बी को कितना पेन दे देगा? 3 पेन दे देगा बराबर। अगर उसके पास 8 पेन है तो वो बी को कितना देगा? 4 पेन दे देगा। तो हर बार जितना भी पेन ए के पास हो, उसने क्या बोला? मैं हाफ, उसका जो हाफ रहता है वो मैं तुझे दे दूंगा। तो ये जो हाफ आपका निकल के आया है इसको हम कहते हैं रेशो। समझ में आया? हर बार ये बंदा क्या कर रहा है? हाफ क्या कर रहा है? बी को दे रहा है। तो हर बार जो कांस्टेंट निकल के आया, मतलब इसमें से कांस्टेंट समझो, 4 का इसने हाफ इसको 2 दे दिया, 3 का 6 हाफ दे दिया बराबर, 6 का 3 दे दिया, 8 का 4 दे दिया। तो इसमें बार बार इसने क्या किया? हाफ किया। तो ये हाफ जो है बार बार कांस्टेंट आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है बराबर। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। और इसी रेशो को हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं। समझ में आया? अब रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया, रेशो और प्रोपोर्शन समझ में आ गया है, तो हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ सकते हैं जिसका नाम है पहला डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस चैप्टर में आप 2 तरह के प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हो। पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो स्टार्ट करें। आप देखो, यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझाने के लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक में आपके एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है, उसी को देके मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो समझो आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर ये रहा, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक डायामीटर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? एक डायामीटर ड्रॉ किया। डायामीटर क्या होता है? सबको याद है ना? डायामीटर इज द लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द सर्कल टू द अदर एंड ऑफ द सर्कल बाय पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया? एक लाइन जो एक साइड से दूसरे साइड में सेंटर को टच करती है और साथ ही साथ वो क्या करती है? सेंटर को भी टच करती है। तो हम उसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो मैंने बोला एक सर्कल था मेरे पास, मैंने एक डायमीटर बनाया। उसके बाद मैं यहां पर आपको बताता हूं, आपको रेशो बना के देखना है, आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। मैं बोलता हूं नंबर ऑफ डायमीटर, नंबर ऑफ डायमीटर अपॉन डिवीजन ऑफ सर्कल मुझे निकाल के दिखाओ। डिवीजन ऑफ सर्कल आपको लिखना है। ऊपर आपको क्या लिखना है? कितना डायमीटर है और उस डायमीटर से कितना डिवीजन बना है उसको आपको क्या लिखना है? नीचे लिखना है, डिवीजन ऑफ सर्कल, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो। देखो, अगर मैंने एक डायमीटर बनाया तो नंबर ऑफ डायमीटर 1 हो गया। तो नंबर ऑफ डायमीटर 1 था तो कितना बन गया इसका डिवीजन? इसका डिवीजन बन गया एक ये एक ये, तो कितना बन गया? 2 बन गया बराबर। चलो आगे करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे नंबर ऑफ डायमीटर 1 से बढ़ाता हूं। नंबर ऑफ डायमीटर मैं 1 से बढ़ाता हूं यहां पे। तो ये मैंने एक और डायमीटर बना दिया। तो कितने डायमीटर हो गए यहां पर? यहां पर 2 डायमीटर हो गया। अब 2 डायमीटर जब मैं बनाता हूं, जब मैं 2 डायमीटर बनाता हूं तो कितने पार्ट्स बन गए सर्कल के? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स बन गए। तो यहां पे आ जाएगा 2/4। अब चलो एक और 3 डायमीटर बना के देखते हैं, ठीक है। यहां पर मैं इसको रब कर लेता हूं, जो मैं मार्किंग्स बनाने, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में।
ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूं और एक और डायमीटर बना के देखते हैं तो क्या होता है। अगर मैं एक और डायमीटर बनाता हूं, ये मैंने कलर चेंज किया और यहां पर लेकर मैंने एक और डायमीटर ड्रॉ किया। एक और डायमीटर जब मैंने ड्रॉ किया तो कितने पार्ट्स हो गए, काउंट करो कितने पार्ट्स हो गए। यहां पे अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने पार्ट्स हो गए, 6 हो गए। तो जब हमने 3 डायमीटर ड्रॉ किया, जब हमने 3 डायमीटर ड्रॉ किया तो कितने पार्ट्स बन गए, 6 पार्ट्स बन गए। तो यहां पर देख रहे हो, जब हम नंबर ऑफ डायमीटर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ डायमीटर बढ़ता है, ये जो नंबर ऑफ डायमीटर है वो बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं सर्कल के वो भी बढ़ रहे हैं। तो जब एक चीज को हम बढ़ाते हैं और दूसरा चीज भी बढ़ता है उसकी वजह से, इस टाइप के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। समझ में आया। अब एक और एग्जांपल से करके देखते हैं। अब इसमें यहां पर देखो, ये पहले आया आपको 1/2 आ गया बराबर। अब इस 2/4 को भी अगर मैं कट करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 1/2 आ गया। अब ये 3/6 को भी अगर मैं कट करूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया। 1/2 हमेशा आ रहा है, मतलब रेशो सेम है इसका। तो ये क्या है, रेशो में है, प्रोपोर्शन में है। लेकिन कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो कैसे पता चलेगा। जब ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला भी अगर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहां पर वही हो रहा है, जब जैसे जैसे अगर मैंने 1 डायमीटर था तो उसका डिवीजन कितना था, 2 था। जब डायमीटर का नंबर मैंने बढ़ा दिया, 2 डायमीटर ले लिया तो कितना डिविजन हो गए, 4 हो गए। जब डायमीटर का नंबर बढ़ाया, 3 ले लिया तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ डायमीटर बढ़ा रहा हूं, डिवीजन ऑफ सर्कल भी बढ़ रहा है। तो इस टाइप ऑफ प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आया, इजी था। चलो एक और एग्जांपल हम करके देखेंगे, एक काफी इजी एग्जांपल था, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया, देखो, द नंबर ऑफ नोटबुक्स, द नंबर ऑफ नोटबुक्स दैट द स्टूडेंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल्स रिसीव्ड इन द टेबल शोन बिलो। कुछ बच्चे हैं, उनको कुछ नोटबुक्स मिला है, उनका डेटा आपको दिया हुआ है कि जब 15 बच्चे रहते हैं तो उनको कितना नोटबुक लगता है, 90 नोटबुक्स लगते हैं। जब 12 बच्चे होते हैं तो 72 नोटबुक्स लगता है। 10 बच्चे होते हैं तो 60 नोटबुक्स लगता है। 5 चिल्ड्रंस होते हैं तो कितना नोटबुक्स लगता है, 30 नोटबुक्स लगता है। तो यहां पर हम देखते हैं, इसको चेक करना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। चलो चेक करते हैं। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं रेशियो में, ठीक है। चिल्ड्रेन, एक काम करते हैं, यहां नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहां मैं नीचे लिखता हूं, यहां पर चिल्ड्रेन अपॉन नोटबुक, ये रेशियो रहेगा अपना चिल्ड्रेन अपॉन नोटबुक का। चलो सॉल्व करते हैं। तो जब 15 चिल्ड्रंस थे तो कितनी नोटबुक लगी, 90 नोटबुक लगे। तो 15/90 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12/72। जब 12 बच्चे थे तो कितनी नोटबुक लगी, 72 नोटबुक लगी। जब 10 बच्चे थे तो कितनी नोटबुक लगी, 60 नोटबुक्स लगी। और जब 5 बच्चे थे तो कितनी नोटबुक लगी, 30 नोटबुक्स लगी। अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब 15 बच्चे थे तो 90 नोटबुक लगी बराबर। जब 12 बच्चे मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कम हुए, तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हुए तो नंबर ऑफ नोटबुक भी कम होना चाहिए। तो जब 12 बच्चे थे तो 72 नोटबुक लगी बराबर है। तो ये नंबर ऑफ नोटबुक भी कम हुआ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी कम हुआ, मतलब ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब देखो यहां पे और कम कर दिया, जब 10 बच्चे थे तो और कम नोटबुक लगेगी। कितनी नोटबुक लगी, 60 नोटबुक्स लगी। और जब 5 ही बच्चे थे तो कितनी नोटबुक लगी, 30 ही नोटबुक लगी। तो मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को कम कर रहे हैं, नोटबुक्स का ये भी कम हो रहा है। और जैसे जैसे नोटबुक्स बढ़ रहा है, चिल्ड्रंस का नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो अब इसका एक प्रैक्टिकल सम करके देखते हैं, एक और टाइप के सम्स यहां पे करके देखते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आपको एक सम दिया हुआ है, देखो पढ़ते हैं इसको। इफ 10 pence कॉस्ट 60 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 pence। अब पहले इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, ठीक है। क्या बोला है, जब 10 पेन हम खरीदते हैं, इफ नंबर ऑफ पेन्स यहां पे लिखते हैं, नंबर ऑफ पेन्स, इफ नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 10, उसकी कॉस्ट कितनी आती है,
कॉस्ट इज इक्वल टू ₹60। तो अगर हम नंबर ऑफ पेन 13 खरीदते हैं, 13, अगर हम नंबर ऑफ पेन 13 करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? हम ज्यादा पेन खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी ना, ऑब्वियसली। ये कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल है। ये चैप्टर पूरा लॉजिकल है, मैथ्स पूरा लॉजिक पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, जब नंबर ऑफ पेन 10 था तो कॉस्ट कितना था, ₹60 था। तो जब नंबर ऑफ पेन 13 होगा तो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये किस में होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो यहां पर अगर हम कॉस्ट को अभी अज्यूम करके चलते हैं x, ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं देयरफॉर इट इज इन कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, जब नंबर ऑफ पेन 10 था तो कॉस्ट कितनी आई, ₹60 आई, इज इक्वल टू जब नंबर ऑफ पेन 13 रहेगा तो कॉस्ट कितना आएगा, अभी हमने x माना है। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 13 6 78, तो ये आ गया 780। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 780 अपॉन 10, तो ये 0 0 कट हो जाएगा। आंसर कितना है आपके पास, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 78। तो आपको क्या आया, जब आप 13 पेन खरीदेंगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ₹78 पे करना पड़ेगा। तो आपको लास्ट में यहाँ पर सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, यहां पर मैं आगे लिख देता हूं, यहां पर जगह है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स इज रुपीज कितना है, 78। समझ में आया, क्लियर हुआ? इसी तरीके से हम ये सम्स को करेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे इसके सम्स को सॉल्व करते हैं। अब इसी तरीके से सम्स आपको क्या मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहां पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को, उनको सॉल्व करेंगे और उनको उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनको कैसे हम और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।